जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के, इस आशा के साथ कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि समय कोरोना का है और आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने परिवार के साथ साथ अपनी खुद की सुरक्षा करनी है। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना और विनती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं दो चार सवाल या दो चार बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि मैंने कुछ कहानियां अब तक जो सुनाई हैं, और कमेंट बॉक्स में आप भले ही मुझे इसके बारे में लिख के भेजिएगा कि क्या क्राइम की कोई समय सीमा होती है, कोई उम्र होती है? क्योंकि अगर हम बात करें निर्भया कांड की, तो वहां पर एक लड़का उनमें से जो सबसे ज्यादा ख्याति का जिसने काम किया था, वो जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू जब गया था, उसकी उम्र कम थी। 15 साल के एक बच्चे की मैंने जुर्म की कहानी आपको सुनाई थी कि उसने 10 साल के बच्चे को डुबोकर मार दिया था। और इंदौर के उस नेता की मैंने आपको कहानी सुनाई जिसकी उम्र 60 से ऊपर थी। इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियों में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि कहीं उम्र छोटी है, कहीं बीच की है, कहीं बड़ी है। तो मेरी समझ में अभी तक ये चीज नहीं आती कि क्राइम का क्या मोटिव होता है। क्या इंसान उस समय बिल्कुल भूल जाता है कि क्राइम मैं क्यों कर रहा हूं? उस समय उम्र का लिहाज नहीं होता? क्या वो बातें झूठी साबित हो जाती हैं कि जब आदमी के सफेद बाल हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, जब समझदारी ज्यादा आती है? दूसरी बात दोस्तों ये है कि क्या आपने आदमखोर के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, आदमखोर की जब मैंने बात करी तो शायद आपके दिमाग में वही पिक्चर आ गई होगी जिसमें कोई बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे। जी नहीं दोस्तों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं दोस्तों, अघोरियों की बात भी मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं हम में और आपके बीच में रहने वाले उन आम इंसानों की जो आदमखोर बन गए, जिन्होंने इंसान को मार के उसको खाया, पका करके। आज की कहानी भी कुछ कुछ इस ओर है, इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज जिस कहानी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कहानी आज से कई साल पहले हिंदुस्तान में घटित हुई थी। इस कहानी को निठारी कांड नाम दिया गया था। बहुत से लोग निठारी कांड के बारे में जानते हैं, कुछ ने निठारी कांड के बारे में सुना है, कुछ निठारी कांड के बारे में थोड़ा बहुत अखबारों में पढ़े थे। लेकिन एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, निठारी कांड था क्या, तो ये मैं आज आपके सामने रखता हूं। दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 31 के पास एक गांव है निठारी। क्योंकि चूंकि एक सेक्टर के पास है तो थोड़ी थोड़ी वहां डेवलपमेंट है और वहां कोठियां या कुछ बड़े अच्छे मकान बनने लग गए। निठारी में 2006 में बच्चे अपने आप गायब होने लगे। बच्चों की उम्र 7 साल, 8 साल, 9, 10, लगभग एक 14 साल की लड़की थी, और हाईएस्ट जो अकेली लड़की गायब हुई थी वो 16 साल की थी। तो इस तरह से लगातार बच्चे गायब होने लग गए। बच्चे कुछ गरीब परिवारों से भी थे, तो पुलिस में बाकायदा कंप्लेंट लिखवाई गई। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से काम किया। कितना ध्यान दिया, नहीं दिया, उसके बारे में तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। पर वो संतुष्ट नहीं हुए। उनकी लड़कियां जो गायब हुई थी, उनके बच्चे, कुछ लड़के भी थे जो नहीं मिले, गरीब थे, तो शायद इस कारण भी करके उनकी इस बात पर ध्यान भी ना दिया गया हो। और लगभग मई 2006 तक 12 बच्चे गायब हो चुके। तो हुआ क्या कि 7 मई को एक लड़की जिसका नाम पायल था, जिसकी उम्र लगभग 15, साढ़े 15 साल थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। उसके पापा का नाम नंदलाल था। अब नंदलाल अपनी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाते हैं सबसे पहले कि मेरी बेटी गायब हो गई। पुलिस कुछ थोड़ी बहुत तफ्तीश करती है, लेकिन उसके बाद उस बात की ओर ध्यान नहीं देता, और उनकी रिपोर्ट पे भी शायद कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कई चक्कर पुलिस के लगाए, लेकिन उस ओर भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार नंदलाल जब थक जाते हैं बिल्कुल, तो उन्होंने एक वकील नियुक्त किया, और उस वकील ने सेशन कोर्ट में ये अपील डाली, ये रिट डाली कि जी इनका केस देखा नहीं जा रहा, पुलिस इनकी कोई ध्यान नहीं दे रही इनकी। तो अदालती आदेश आया। उसके बाद पुलिस को बोला गया कि इनके केस की ओर ध्यान रखिए। इसी बीच चूंकि नंदलाल की खुद की लड़की खोई थी, तो उन्होंने एड़ी चोटी तक का जोर लगा रखा था, और वो खुद ही इस चीज की तफ्तीश कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, जा रहे थे। और साथ साथ उन्होंने पुलिस कंप्लेंट में खुद ये भी लिखवाया कि अकेली उनकी बेटी नहीं, लगभग कुछ महीनों से लगभग दर्जनों भर बच्चे गायब हो चुके हैं। तो कोर्ट कहता है, पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, नंदलाल अपना काम नहीं रोकता, वो अपनी बेटी की ढूंढ या खोज में लगे रहते हैं। एक्चुअली 7 मई 2006 को ये लड़की है पायल, ये एक रिक्शा पकड़ती है, और रिक्शा पकड़ के ये जाती है किसी काम से।
और ये पहुंचती है एक निठारी में कोठी थी D5, वहां ये पहुंचती है। अब रिक्शे वाले को पैसे देने के लिए कहती है कि मैं अभी आपको देती हूँ, मैं अंदर जाके अभी आती हूँ, और घर के अंदर चली जाती है। रिक्शे वाला गरीब था तो वो सोचता है शायद 10-15 मिनट में आ जाएगी, लेकिन लड़की नहीं आई। उसने आधे घंटे वेट किया, लड़की बाहर नहीं आई। आखिरकार रिक्शे वाले ने बेल बजा दी, और जब बेल बजा दी तो एक आदमी गेट के अंदर से गेट तक आया और उसने कहा कि हाँ जी कौन है। तो उन्होंने कहा कि जी एक लड़की अंदर अभी भी गई थी, वो बाहर नहीं आई है। उन्होंने कहा कौन सी लड़की? पहले तो ये बोला, फिर बोला कि भाई वो लड़की जो आई थी वो तो बहुत पहले चली गई। रिक्शे वाले को डाउट हुआ। रिक्शे वाले ने हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उसने सीधा कहा कि भाई जब तक मैं खड़ा हूं लड़की मेरे आगे तो आई नहीं। आखिरकार रिक्शा वाला वहां से चले जाता है। इसी बीच नंदलाल उस खोज में लगे हुए थे, उनको थोड़ा बहुत पता लगा, तो आखिरकार वो उस रिक्शे वाले को ढूंढ लेते हैं। ढूंढ के पता लगता है कि हाँ वो लड़की उसने वहीं उसी घर के आगे छोड़ी थी जो लौट करके नहीं आई। इन सब बातों को नंदलाल पुलिस को बता देता है, और आखिरकार पुलिस उस घर के मालिक को ढूंढती है और पता लगता है उस घर का जो मालिक था उसका नाम था मनिंदर सिंह पंढेर। और उस घर में जिस दिन उस व्यक्ति जो घर से बाहर आया था, जिसने कहा था वो यहाँ नहीं है, उसका नाम था सुरेंद्र कोली। अच्छा, ये जो कोठी थी मनिंदर सिंह पंढेर ने सन 2000 में ली थी। तो पहले तो कुछ साल मनिंदर सिंह पंढेर इस कोठी में रहा, उसके बीवी बच्चे यहाँ साथ रहते थे, लेकिन पंजाब का था तो पंजाब में वो चले गए 2-3 साल बाद रह करके। तो ये मनिंदर सिंह पंढेर यहाँ अकेला रह गया। बिजनेसमैन था, इधर कभी यूएस जाना, यूके जाना अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, ऐसे चक्कर इसका यहाँ लगता था। एक नौकर इसने सुरेंद्र कोहली रख रखा था अपने पास। एक्चुअली ये भी क्या था कि पहले ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है एक यहाँ पर हिमाचल में, ये वहां का था ये बंदा, तो ये खाना बनाना अच्छा जानता था। पहले इसने किसी कर्नल के यहाँ काम किया था, रसोइये का, और बाद में मनिंदर सिंह पंढेर ने इसे अपने नौकरी पे एक ऐसे नौकर रख लिया था और ये यहाँ पर रहता था। तो मनिंदर सिंह पंढेर को जब बात पता लगती है तो वो सीधा, चूंकि वो कुछ जानते नहीं थे, उनका कहना था, तो वो सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, याचिका दायर करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर पे कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई तलाशी ले, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सेशन कोर्ट की इस बात को हाई कोर्ट थोड़े मजबूती से लेती है और उस चीज को लिए मना कर देती है, और आखिरकार वो फाइनल हो जाता है। और पुलिस पहली बार ये सोचती है कि अब हमें मनिंदर सिंह पंढेर के घर पे जाना है। तो 30-31 दिसंबर 2006 में पुलिस जाती है पहली बार। बातों को काफी दिन हो जाते हैं, लगभग 5-6 महीने हो जाते हैं, जब वो उसका फादर पुलिस रिपोर्ट के चक्कर में लगा रहता है। आखिरकार 5-6 महीने बाद वो दिन आता है और पुलिस पहली बार D5 कोठी में जाती है अंदर, और अंदर जाकर चीजों को देखती है, नुमाइना करती है इधर उधर से, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं है वहां पर, क्योंकि नॉर्मल कोठी थी, अपना घर मकान, वही किचन, वही बाथरूम, पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पीछे की तरफ जाती है मकान के, तो वहां एक जाली लगी हुई थी बहुत बड़ी लोहे की, उसके पीछे गंदा एक नाला सा बह रहा था, तो पुलिस को कुछ मिला नहीं वहां पर। अचानक से पुलिस ने देखा कि कुछ आदमी नाले की ओर देख रहे थे। उन्होंने कुछ उनसे जिक्र किया कि भाई तुम वहां क्या देख रहे हो, नाला है। तो बात ही बातों में कुछ ऐसा शक जाहिर हुआ पुलिस को कि नाले का कोई चक्कर है। तो उसने एक आदमी से पूछा कि हाँ भाई क्या देख रहे हो? बोले पन्नियां पड़ी हैं इतनी सारी इस मकान के जस्ट पीछे, जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं। उसने कहा हमें इन पे भी पता नहीं है, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि जा निकाल के लाए, कर दिखाओ। तो एक बंदा एक पॉलिथीन बैग को वहां से पीछे से उठा करके ले आता है और पॉलिथीन को खोलता है। उस पॉलिथीन को खोलते ही वहां पर हल्ला मच जाता है, मतलब एकदम बवंडर मच जाता है। उसके अंदर से इंसानी मांस निकलता है पहली बार। उसके बाद तो पुलिस हरकत में आ जाती है, तुरंत सफाई कर्मचारी बुलाए जाते हैं, सफाई कर्मचारियों को उतारा जाता है नाले में, और वो फटाफट लगभग 40 पन्नियों को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों हद हो गई थी। उन पन्नियों को, उन पॉलिथीन बैग्स को जब एक एक करके खोला जाता है तो उनके अंदर इंसानी मांस मिलता है, किसी में हाथ, किसी में पैर, लगभग 17 सर मिले थे, हेड जो होते हैं। तो उन्हीं के आधार पे आइडिया लगाया था कि 17 ही बच्चों का कत्ल हुआ है। कुछ हाथ पैरों से आइडिया लगाया था, कुछ लड़के लड़कियां थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी, उन जितने भी हिस्से मिले थे उस समय पुलिस को, उनमें ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा हमारी ये थी, हमारे हाथ थे, होते हैं जैसे हाथ थे और पैर थे, यहां से लेके यहां तक धड़ नहीं था किसी का भी। अब कई सारी बातें आई, जैसे पहले बोला गया कि धड़ बह गए होंगे, तो अब ये भी बात आई कि भाई धड़ तो हमारे इससे ज्यादा भारी है, जब ये चीजें टिकी रही तो धड़ कैसे बह गए? इस बात का भी फिर खंडन हुआ, इस बात के भी कोई दम नहीं। कुछ बातें फिर ये भी आई उसी दौरान कि
यहाँ पर एक डॉक्टर रहता था। पहले मानव तस्करी जो होती है, ह्यूमन तस्करी होती है, जिसमें ह्यूमन के जो ऑर्गन्स जो बेचे जाते हैं, उसमें पकड़ा गया था वो डॉक्टर। एक पड़ोस में रहता था, इस पंडेर का दोस्त था। तो ये भी शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाशें हों और इनके जो अंग थे वो बाहर निकाल के बेच दिए हों। लेकिन जब तक बात पता नहीं चल रही थी है क्या। और ये भी क्लियर है कि अगर अंगों की तस्करी करेंगे तो उसमें इस नौकर का कैसे होगा, उसके लिए तो बहुत बड़े एक्सपर्ट या कोई वो चाहिए जो डॉक्टर्स होते हैं। कहते हैं कि किडनी और लीवर है हमारा, ये 45 मिनट तक ही रह सकता है डेथ के बाद, इसको निकाल लेना होगा अगर इसको प्रिजर्व रखना है और किसी और की बॉडी में इसको प्रत्यारोपण या लगाना है। आईज होती है वो 6 घंटे तक रह जाती है हमारी, ये हार्ट है ये 1 घंटे तक रहता है। अब पुलिस दोनों को पकड़ लेती है वहीं की वहीं। उसके बाद जनता में बहुत गुस्सा, लोग धरने पे बैठ जाते हैं। नोएडा में तो बहुत बुरा हाल था उस समय। दोनों को पुलिस पकड़ लेती, लेकिन पुलिस को यह डर था कि अगर जरा सी भी कुछ चूक हुई तो लोग उन्हें जान से मार देंगे। इन्हें फिर एक गुप्त जगह पर ले जाया जाता है, वहीं इनसे पूछताछ होती है, घर की जांच और गहराई से होती है। इसी बीच पायल का वो जो छोटा फोन था वो मकान के अंदर एक गहराई में मिल जाता है। तो अब पुलिस को कनेक्शन जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों से पूछताछ होती है। मनिंदर सिंह पंडेर से पहले पूछताछ होती है कि भाई तुम बताओ, शुरू में तो वही कि जी मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं था, तो ये नहीं था। तो पुलिस के अंदाज में जब पूछा तो टूट गया फिर मनिंदर सिंह पंडेर और बताने लग गया बिल्कुल तोते की तरह। उसने क्या बताया दोस्तों, ये है वो बात जो हम कहते हैं कि क्राइम की कोई उम्र नहीं होती। उसने क्या बताया कि जब भी वो बाहर से ट्रिप करके आता था कहीं दूसरे देश से, तो यहाँ आता था पहले। तो यहाँ पर जब भी वो लौटता था तो वो दलालों से बात करता था कॉल गर्ल्स के लिए, और कॉल गर्ल्स को वो बुलाता था, एक रात उनके साथ रोकता था अपने साथ, सुबह वो चली जाती थी और वो अपने वहां निकल जाता था। ये इसका काम था जब भी आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसने कहा कि जी मैं आया हुआ था और जिस दलाल से मेरी बात थी वो हो नहीं पाई और मुझे उसने कोई लड़की प्रोवाइड नहीं की। तो मैंने सुरेंद्र कोहली अपने नौकर से कहा कि तुम कोई लड़की लेकर आओ। तो सुरेंद्र कोहली को मैंने भेजा और वो एक लड़की लेकर आया था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसी के साथ साथ सुरेंद्र कोहली से इंटरोगेशन चल रही थी। तो उसका ये भी बयान था कि जी मुझे तो वो भी ऐसे ही शुरू में कि मुझे नहीं पता, मैं तो नौकर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कहीं और से आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह की बातें उसने भी कही। लेकिन पुलिस अंदाज में जैसे मैंने कहा फिर पूछा टाइटली तो उसने भी अपना मुंह खोल दिया। उसने कुछ बातें तो ये बताई कि उसने कहा कि मनिंदर सिंह पंडेर जब लड़कियों के साथ रूम में होता था तो मैं दरवाजे के बीच में से जो जगह होती है उसमें से झांक कर देखता था कि अंदर होता क्या है। और जब मैं ये देखता था तो मेरे दिमाग के अंदर एक शैतान जागता था रात को। लेकिन जब तक उन लाशों के बारे में, उन खोपड़ियों के बारे में कोई बात नहीं थी। लेकिन पुलिस इन दोनों पे शक था क्योंकि इनके घर के पीछे ये मिली थी तो इनसे और उगलवाना चाहती थी। प्रयास कोशिश कर रही थी। लेकिन एक तरीका काम आया जब इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। सुरेंद्र कोहली से कहा कि तुम्हारे खिलाफ उसने ये बता दिया है और कोहली से कहा कि पंडेर ने तुम्हारे बारे में ये बता दिया है। तो अब दोनों के मुंह चलने लगे और वो बहुत जल्दी सारी बातें बताने लग जाते हैं। कोहली को कमरे में बिठा रखा है और वो कहता है कि चलो मैं आपको बताता हूँ। कमरे में 4 पुलिस वाले होते हैं। तो कोहली जब अपनी पहली बात बताता है, दोस्तों ये बात सुनने लायक है, कोहली जब पहली बार अपनी बात बताता है उन पुलिस वालों को, उनमें एक राइटर था लिखने वाला, अचानक से बात सुनकर चारों के चारों रूम से बाहर भाग जाते हैं और 2 उल्टियां करने लग जाते हैं। और जो बड़े अफसर थे वहां पर वो उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या। तो वो बताते हैं कि सर इसने ना बात ही कुछ ऐसी कही है, हम नहीं जा रहे। तो बहुत समझाया बुझाया जाता है। फिर उनके साथ और लोग भेजे जाते हैं इस बार और 10 पुलिस वाले अंदर जाते हैं रूम में। सुरेंद्र कोहली के हाथों को पीछे से बांध दिया जाता है बाकायदा। अब उससे पूछताछ होती है। और दोस्तों वो बात ये थी कि जब उसने पहली बार अपना मुंह खोला और बताया कि तुम कैसे मरी हैं, तो जब उसने कहा वो बात कि उस दिन की बात है, मेरे मालिक ने वो लड़की जिसको मैं बुला के लाया था उसके साथ ये रात भर रहे और सुबह ये जल्दी निकल गए। तो मैंने उस लड़की को पेशकश की थी अपने साथ कमरे में जाने के लिए, लेकिन उसने मुझे एक तरह से नपुंसक कहा और मुझे वो बात हर्ट कर गई। और मैं उसे अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मैंने उस लड़की का गला घोट दिया। गला घोटने के बाद जब वो मर गई तो फिर मैंने उसके शरीर के साथ गलत किया। और जब भी उसके बाद भी मेरे अंदर इतना शैतान घुसा हुआ था कि मैंने उसकी गर्दन को, हाथों को और पैरों को काट दिया और उनको एक पॉलिथीन बैग्स में भर के पीछे फेंक दिया। और उसके जो धड़ था उस धड़ को मैंने काट के, पीस करके, कुकर में पका करके खाया था। तो ये बात जब उसने कही तो पुलिस वालों के होश उड़ गए थे दोस्तों।
और कहता है फरवरी में फिर एक ऐसे हुआ था, एक छोटी सी लड़की थी, उसको टॉफी देकर मैंने बुलाया था क्योंकि मेरा खौफ खत्म हो गया था। ऐसे मुझे लगा कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। उसने कहा अंकल मेरे पास टॉफी नहीं, तो मैंने टॉफी का उसको बहाना दिया। फिर उसमें घर ले गया। उसके साथ भी ऐसे ही किया मैंने, पहले उसकी गर्दन घोटी, फिर उसके साथ गलत किया उसकी डेड बॉडी के साथ, और फिर उसके टुकड़े किए, फिर उसको पका करके फिर खाया कुकर में। वही सोच के देखिए दोस्तों, चिकन और मटन तो सुना था, इंसान को कुकर में मसालों के साथ पका के खा रहा है इंसान। क्या ये आदमखोर नहीं है? इसने तो आदमखोर की भी सारी हदें पार कर दी दोस्तों। और फिर इसी तरह उसके सारे अंग डाल करके पॉलिथीन बैग्स में फिर वहीं फेंक देता, बाथरूम को साफ करता था, पूरी तरह से सफाई कर देता, और ऐसे कर करके उसने कई लड़कियों को और लड़कों को मारा था। इस तरह से कई हत्याएं हुई थी। तो ऐसा कहते हैं कि जब उसे पूछते थे तो उसका सर आसमान में बस कहता था कि हाँ भाई हो गया, मेरे से तो हो गया, मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना, मुझे मार दो। इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी उसने। बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने जब लाया गया इस सुरेंद्र कोहली को, इस हैवान को, इस आदमखोर को, बाकायदा उन्होंने इसका रिकॉर्डिंग उस कैमरे के सामने इसके पूछे थे, इसने सारी बयान दिए थे अपने। बाद में इसे डासना जेल भेज दिया था इसके इस कुख्यात कांड के लिए। मनिंदर सिंह पंढेर और इस पर 17 जो सर मिले थे उनके हिसाब से 17 मर्डर का केस चला हुआ था। लगभग ऑलमोस्ट 14-15 केसों पे सुनवाई हो चुकी है, और 14-15 जितने भी केस हुए हैं हर केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई है लोअर कोर्ट ने, अभी तक लोअर कोर्ट ने। और मनिंदर सिंह पंढेर पर एक केस में फांसी की सजा थी, लेकिन बाद में वो किस प्रूफ नहीं कर पाई पुलिस उसको, और उसका यही कहना रहा हमेशा कि मैंने मारा किसी को नहीं, हालांकि मेरा बस यही काम था कि मैं अय्याशी करता था। और अभी मनिंदर सिंह पंढेर जो है वो जमानत पे रिहा है, सुरेंद्र कोहली डासना जेल में बंद है। और एक बार तो ऐसा हुआ था दोस्तों, किस्मत इसकी जोर मार गई। डासना जेल से इसे मेरठ जेल ले जाया जा रहा था, इसके डेथ वारंट इशू हो चुके थे, इसको बस फांसी लगने ही वाली थी जल्दी ही। और वहां क्योंकि डासना जेल में फांसी की सुविधा नहीं है, मेरठ जेल में है, तो मेरठ जेल में जब इसे ले जा रहे थे उसी रात कुछ एक्टिविस्ट और कुछ और लोग, उनको पता लगती है ये बात, और वो बीच में अड़ंगा डाल देते हैं ये कहकर कि भाई नहीं, हर किसी को बचने का हक मिलना चाहिए, हर किसी को अपने बचाव का हक होना चाहिए, इसलिए रात पे रात इसे ले जाया नहीं जा सकता। रात को ही कोर्ट लगता है और लगभग 1 बजे के आसपास ये डिसीजन होता है कि अभी उसको फांसी नहीं होगी। और बाकायदा फैक्स किया जाता है मेरठ में, इस डर के कारण कहीं ऐसा ना हो वो जल्दी इसको फांसी लगा दें, और ये फांसी की सजा से बच जाता है। फाइनली ये तो तय है दोस्तों, फांसी तो सुरेंद्र कोहली को लगनी चाहिए और लगेगी, क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड को इसने अंजाम दिया है, ये इंसान है ही नहीं किसी भी हालात में। इस जैसा आदमी, मैं तो कहता हूं आदमखोर, ये राक्षस है एक तरह का। ये आप खुद सोच के देखिए, इंसानी मांस को जो आदमी पका के खा रहा है, उसको काटते समय उसको शर्म नहीं आ रही, उसको लज्जा, उसको घिन नहीं आ रही, और वो उसके काट के पीस करके खा जा रहा है अपने अंदर। नहीं दोस्तों, ये मानवता नहीं है। ऐसे इंसान को हर हालत में दंड मिलना चाहिए, ऐसे इंसान को हर संभव प्रयास के साथ फांसी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी उस D5 कोठी में जो हुआ। मतलब इतना घिनौना कांड, अगर वो बंदा नंदलाल अगर ना कोशिश करे और ना जाए इधर उधर खुद तफ्तीश करे, तो इस केस का भी कोई सोल्यूशन नहीं था। इसका भी 12-13 लड़कियां जो पहले गायब हुई थी वो फाइलों में यूं ही दब के रह जाती। तो इसे सीखने को मिलता है कि हाँ, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन इंसान को अपनी अकल लगा करके खुद भी कोशिश करनी चाहिए किसी बात की तह तक जाने के लिए, लेकिन उसके उद्देश्य और मंशा और मेंटलिटी से बोलते हैं वो ठीक होनी चाहिए। और मुझे ऐसी विश्वास है कि अगर हम लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो क्राइम पर हम लोग अंकुश पालेंगे दोस्तों। तो ये थी कहानी हमारे और आपके बीच रहने वाले एक इंसान सुरेंद्र कोहली उर्फ हैवान उर्फ शैतान उर्फ आदमखोर की, जिसने छोटे छोटे बच्चों को न केवल मारा, उनकी डेड बॉडीज के साथ गलत किया, बल्कि उनके अंगों को काट करके फेंक दिया और उसके अंगों को पका करके खाया। तो भगवान ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करेगा। ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि निठारी कांड के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर ये कौन थे, ये क्या होता था उस घर में। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने आपसे वादा किया कि इस तरह की कहानियां मैं आपके सामने लाऊंगा और बताता रहूंगा आपको देश दुनिया के भीतर क्या चल रहा है। आप भी अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इसे जरूर कमेंट करिए, इसको लाइक करिए, और हाँ, अगर हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं, आप अपने साथियों को भी मौका दें अगर वो मेरी कहानी सुनना पसंद करते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूँ, इस आशा के साथ कि आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।